तो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भूमिका, उसके बाद है इसकी विशेषता को ही देख लेते हैं। राइट, ये तो विशेषता को आप लोग देख करके क्या इसकी इम्पोर्टेंस हम लिख सकते हैं? विशेषता, महत्व, राइट। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जब आप देखिएगा इसमें किसकी चर्चा की गई है? आपको क्या लगता है कि फिर से अब दोबारा डीपीएसपी में आपको फाउंडेशन की तरह मैं लिखवाऊं? कौन कौन सा आर्टिकल, सोशलिज्म, इकोनॉमिकल? नहीं, अब तो डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है इसका सामाजिक न्याय को दिखाता है, ठीक है, आर्थिक न्याय, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा की ओर बात करता है या नहीं? ठीक है, शिक्षा, जैसे आर्टिकल 45 क्या था? आर्टिकल 45 ही तो उसको जो है 86वां अमेंडमेंट के तहत जो है आर्टिकल 21 में डाला गया, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक स्तर पे बात कर लिया जाए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसमें वंचित लोगों का भी क्या है, हित की बात की गई है? वंचित वर्ग की हित है इसमें। ये कैसे टॉपिक जो है कैसे खुलता कैसे है, ठीक है। अच्छा बताओ, जब इसकी क्लासिफिकेशन को जब आप देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को क्या करता है ये? इस्टैब्लिश करता है। सामाजिक आर्थिक, ये तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करता है, या फिर हम कह सकते हैं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। इट इज अ बेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, कह सकते हैं ना इसको। एक इसको लेकर के विवाद यह भी आता है कि यह ऐसा लगता है यह एक आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मतलब जब इसको आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो समाजवाद, आर्थिक, राजनैतिक, है ना, इन सब की उदारवाद, ये सब की बातें हो रही होती, तो ऐसा लगता है यह एक क्या है, आदर्शवादी पत्र है, इट्स आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इसका परीक्षण करना होता है, ठीक है, कि क्या ये वाकई में यह इसका जो प्रावधान है क्या ये एक आदर्श मात्र है यह, ठीक है। समझ रहे इस बात को? क्वेश्चन मार्क, राइट। उसके बाद हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ते हैं, फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, ठीक है। इसको भी आप जो है बांट सकते हैं, आखिर दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। जब चूंकि हम जान रहे होते हैं कि संविधान में जब अधिकार देने की बात चल रही थी,
जब संविधान में अधिकार देने की बात कर रही थी तो अधिकार के नेचर के आधार पर जो है दो रूप में जो है आपको राइट्स दिए गए। एक जो भाग 3 में दिए गए हैं उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और एक भाग 4 जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, अधिकार का ही रूप है। ठीक है, ये दोनों क्या है। अब दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि हम जान रहे होते हैं यह राज्य के अगेंस्ट है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। एक क्या है, राज्य के द्वारा दिया गया अधिकार है, मतलब ये राज्य की अकाउंटेबिलिटी को दिखाता है, राज्य की वह नैतिकता। ठीक है, आ रही बात समझे, मतलब राज्य की संवैधानिक नैतिकता की बात हो रही होती है। ठीक है, तो यह जो दोनों प्रकार का अधिकार आपको मिला गया है, तो अब देखना ये है कि दोनों में इम्पोर्टेंस किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम विचार करते हैं कि आखिर दोनों में ज्येष्ठ कौन है। ठीक है, मतलब बड़ा कौन है, व्हाट इज द ह्यूज कॉन्सेप्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ठीक है, तो एक इसका कॉलम बनता है वरीयता। वरीयता को लेकर के, जैसे आज जब मार्केट में देखिएगा तो ये सब बहुत तरह का फैला हुआ नोट्स है, तो मार्केट में तो अब आया ना ये सब। ठीक है, जबकि ये सब क्या है, ये सब पॉइंट्स लगभग आजकल हम लोग उस समय पढ़ते थे। अगर 2013 की बात है, 13 का हम लोग का बैच है, 13-14 का। ठीक है, लगभग 10-12 साल तो हो ही गया। ठीक है, ये सब आज रेलेवेंस है बीपीएससी में जो देख रहे हो। ठीक है, बीपीएससी यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी का कॉपी करता है। ठीक है, अब देखिएगा पीटी का बहुत सारा सवाल है वो बीपीएससी में पूछ रहा होता है। ठीक है, यूपीएससी मेंस का कुछ सवाल जो है अभी बीपीएससी मेंस में आ रहा है। ठीक है, अभी सब चोरी जो है करते हैं और अपना नोट्स छाप देते हैं। उसके बाद चूंकि यह जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी है, केस के अंतर्गत वाद के अंतर आप देखिएगा तो लेटेस्ट जो वाद है मिनर्वा मिल्स का मामला है। और लोग याद है मिनर्वा मिल्स पढ़े थे कभी, 1980 का यह मैटर था। आगे चल कर के उन्नी कृष्णन का भी मैटर है। ठीक है, क्लास पर डिपेंड करता है, क्लास ठीक ठाक रहा तो उन्नी कृष्णन तक आ पाते हैं, वरना मिनर्वा मिल्स तक अपना काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के जो बीच का रिलेशन है, ये दोनों के बीच रिलेशन मिनर्वा मिल्स में कहा गया। ठीक है, और उन्नी कृष्णन तक आते आते ये कह दिया गया कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, या दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरे क्या है, यह पूरक हैं। ठीक है, मतलब देह अगर क्या है फंडामेंटल राइट्स है तो उसकी आत्मा कौन है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ तो नहीं कह रहे। ठीक है, सारा कुछ क्या संविधान में दिया गया, कुछ वाद में दिया गया, बस आपको छान कर निकाल लेना। ठीक है, इसका साफ मतलब है कि आप रियलिस्टिक घटनाक्रम को आप समझ जाइएगा तो आने वाले जो भी सवाल है, ये सारे सवाल को आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स में कहा कि दोनों के बीच में क्या है, सामंजस्य और संतुलन बनाया गया है। दोनों के बीच में क्या है, सामंजस्य एंड संतुलन बनाया गया है। ठीक है, सामंजस्य एंड संतुलन कैसे, आप देखिए जब इसका डेवलपमेंट आप आरंभिक काल में इनिशियल स्टेज में देखिएगा, जब हम लोग पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा वहाँ पर एक आर्टिकल 31 का ए में कहा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट से ही कि अगर स्टेट अगर कोई सोशल जस्टिस का काम करता है और इससे वायलेशन होता है आपका अधिकार अगर 19, 14 और 31 का, तो यह फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या था कि डीपीएसपी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किसके रिगार्डिंग, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन आप जैसा बात बताइए कि हम जब पढ़ रहे थे मेनका गांधीवाद में, तो मेनका गांधीवाद में एक क्या दिया गया, एक गोल्डन ट्रायंगल बताया गया और कहा गया कि आर्टिकल 19, 14 और 21 का, ठीक है, इन दोनों, अच्छा इन दोनों पे प्रभाव कब पड़ेगा, डीपीएसपी को जाइएगा तो यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे चल कर के जब आप दो केस को आप मर्ज करेंगे, ठीक है,
जब दो केस को आप मर्ज कीजिएगा, आर्टिकल 21 को मर्ज कीजिएगा और प्लस जो पहले से आ रही थी डेवलपमेंट फंडामेंटल एसएनडीपी एसपी का, तो मेनका गांधी के बाद इसमें जब आप आइएगा क्या बोलते हैं केशवानंद भारती बनाम केरला का मैटर, उसके बाद मिनर्वा मिल्स का मैटर। तो मिनर्वा मिल्स के मैटर तक आते आते ये चूँकि केस आपका 78 का जजमेंट है, मिनर्वा मिल्स आपका क्या 1980 का जजमेंट है, ठीक है। मिनर्वा मिल्स तक आते आते ये कह दिया गया कि भाई फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में क्या है, सामंजस्य और क्या है, संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। क्यों? ये क्यों शब्द कहाँ लिखा गया? उन्नीकृष्णन के मैटर में कहा गया यह दोनों एक दूसरे को अलग करके देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। यह दोनों अपने आप में क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर्स। समझ गए बात को? कैसे? देखिए गोल्डन जो ट्रायंगल दिया गया ये आपका जजमेंट कब का है? 1978 का। मेनका गांधी केस का जजमेंट, मतलब ये जो केस है ये केस कब का है? 1978 का। ठीक इसके 2 साल बाद, ठीक है। अगर आप 78 के स्तर पर देखिए तो 78 के स्तर पर डीपीएसपी पे बात नहीं गई है, वो फंडामेंटल स्तर, फंडामेंटल राइट्स पर जाकर बात हो रही है। कौन दोनों? देखिए दोनों के बीच सहयोगात्मक सामंजस्य। अच्छा देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए डेवलपमेंट आप देखिए, ठीक है, डेवलपमेंट हो कैसे रहा है। मिनर्वा मिल्स का मैटर है, उसमें कहा जा रहा है कि यह दोनों के बीच सहयोगात्मक रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या है, संतुलन है। कारण तो बताइएगा, ठीक है, आखिर क्यों ऐसा है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि कारण न बताया जाता तो उन्नीकृष्णन का मैटर हम लोग पढ़ते ही नहीं। इट इज ए रेपुटेशन ऑफ मिनर्वा मिल्स, ठीक है। इसमें इसकी डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि यह दोनों के बीच का जो रिलेशन है, यह रिलेशन देह और किसका है, आत्मा का है। आत्मा के बिना शरीर का क्या काम, देहावसान हो जाएगा, ठीक है। आत्मा है, शरीर ही नहीं है, फिर भी लोग भागते घूरेंगे ताबीज उबीज लेकिन दोनों का अगर सहयोग क्या हो, दोनों का सामंजस्य हो, ठीक है, तो एक मानव का रूप लेता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, सहयोगात्मक सामंजस्य है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ये पूरक है, ठीक है। हम लोग बात भी आगे करेंगे क्यों पूरक है, कैसे हम कैसे समझे कि पूरक है, ठीक है। तो पहले इस फॉर्मेट को समझ लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग निष्कर्ष पर आते हैं। इतना पॉइंट्स आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इतना पॉइंट्स पढ़ लेने के बाद जो है अब डीपीएसपी से सवाल जो है, हाँ कुछ मुद्दे हैं, जैसे मान लिया यूसीसी का मुद्दा है, ठीक है। उसके बाद है लिकर बैन का मामला है, ठीक है। तो लिकर एक दिन हम उठेंगे किसी दिन, और ये सब जो मुद्दा है ये सब नोट्स तो चूँकि है ही मिला हुआ। अच्छा हिंदी माध्यम में नहीं मिला है, ठीक है, हम आज दिलवा देते हैं, हिंदी माध्यम में दिलवा देते हैं। प्रियम्बल का भी यार कोई एक आदमी जो है मतलब याद दिलाया करो मुझे, ठीक है। यहाँ कुछ और शाम कुछ और रहता है, शाम होते होते फिर जीवन सिर्फ थोड़ी ना पढ़ाने के लिए बना, अपना जीवन नहीं है क्या, ठीक है। 4 बजते बजते जो है हम स्टैंड हो जाते कि कोचिंग के लिए, तो 7 बजे क्लास है, 4 बजे हम एक्टिव हो जाते हैं। सोचो नींद के साथ, फिर भी नहीं चाहते हैं प्रभाव पड़े आप लोग पे। कुछ लोग घबरा गए हैं कि सर 20 क्लास, आज 11वां क्लास, देखिए तो सही, आखिर हम इससे अवेयर नहीं है क्या, हम भी तो अवेयर हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ऐसा मान लो अब ये सब मैटर, अब यहाँ पे टाइम लगता है, लेकिन ये सब मैटर हमको पहले से समझा चुके हैं, ठीक है। केस पढ़ने में समय लगता है भाई, ठीक है। और एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझने का, उसको समझ लिए तो फिर खत्म,
फिर तो आज धुआं धुआं हो जाएगा। थोड़ा सा एक फेडरलिज्म पे थोड़ा सा चलेगा, लगता है एक क्लास वो खा जाएगा, एक क्लास, ठीक है। उसके बाद से फिर धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम समझने का भी आज क्या आपको बहुत बेहतरीन बताएंगे तरीका क्या है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम समझेंगे या भारत का लोकतंत्र समझना है? मुझे भारत का लोकतंत्र समझना है। कैसे आप समझेंगे? आज ही समझ के जाएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। हाँ, मेरी कोशिश है कि अंतिम घड़ी में आपको किताब पर ना आना पड़े। इसके लिए कभी कभी बदनाम हम भी हो जाते हैं, थोड़ा सा लेट चल रहा है, स्लो चल रहा है, ठीक है। घबराइए नहीं, 20 क्लास है तो 20 क्लास है, ख़त्म। उसके बाद 20वें क्लास में आप खुद कहें कि नहीं अब मार्केट हो चाहे बीपीएससी का हो, ये सभी सवाल का जवाब देने में सक्षम हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, बस धैर्य को बनाए रखना है। अब तो राज्य के नीति निषेध तत्व जो है ये वो है, ठीक है। भूमिका, भूमिका में क्या हो सकता है, ठीक है, कि हमारे संविधान में अधिकार का 2 प्रारूप दिखाई पड़ता है, जिसे हम एक भाग 3 में हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जो राज्य के विरुद्ध मिला अधिकार है, और एक जिसे हम भाग 4 में मिला हुआ अधिकार, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, यह राज्य का एक संवैधानिक दायित्व बनता है। साथ ही साथ जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी और कुछ नहीं, भारतीय संविधान का उद्देश्य का एक मूर्त रूप है, खत्म, ठीक है। तो भूमिका लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, यही तो। अच्छा, ये बात हम कह रहे हैं या हमसे पहले भी कोई कुछ कह गए हैं? हम तो कुछ अपनी बात कहते नहीं है। तेज बहादुर सप्रू एक व्यक्ति है, आप इतिहास में पढ़ते हैं, तेज बहादुर सप्रू, टीबीएस, है ना। तेज बहादुर सप्रू का ही मानना था कि अधिकार को एक भाग में नहीं, अधिकार को 2 भाग में बांट कर दीजिए। उसके पीछे लॉजिक समान सी बात है कि जिस समय हम आज़ाद हो रहे हैं, ठीक है, जिस समय हम आज़ाद हो रहे हैं उस समय चूंकि हम गरीब माँ के बच्चे हैं, अमीर माँ के बच्चे तो है नहीं, ठीक है। इसलिए हमें जो है, चाहे वो हॉर्लिक्स की बात हो, पलना उलना सेरेलैक, ये सब की बात हो, ये सब, अच्छा तो गरीब माँ का बच्चा सपना भी ना देखे, जो गरीब बच्चे हैं उसकी माँ सपना भी ना देखे, भले देने में सक्षम है, सपना तो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम गरीब, मेरी भारत जो मेरी माँ है, ठीक है, भले ही गरीब है लेकिन सपना तो देख रही है, ठीक है। भले ही उसका क्या है, हम जमी पे नहीं उतरा है, लेकिन हम यह कोशिश तो कर रहे हैं कि जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब अपने बच्चे को पलना पे सुलाऊंगी, ठीक है, सेरेलैक पिलाऊंगी, ठीक है, पोषण, ठीक है। अब ये सब चीज़, ये सब टॉपिक का तो पानी की तरह साफ हो जानी चाहिए, ठीक है। क्या रिलेशन है फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को लेकर के, ठीक है। कुछ लोग डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स उसे कहते हैं जो भाग 3 में दिया गया है, पता है, मतलब आधार ही नहीं पता है। भाग 3 में है फंडामेंटल राइट लिखा हुआ, इसलिए मौलिक अधिकार को हम भाग 3 में दिए गए अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो कि भावना को समझ रहे थे, तो भाव को समझिए। भावना एक दिन में समझी जाने वाली चीज़ है या लगातार हम जब अध्ययन करते हैं तब उसकी भावनात्मक पहलू समझ में आती है। एक दिन किसी के साथ, कुछ दिन रहने के साथ किसी की भावनात्मक सोच पता नहीं चलती है, ठीक है। चलिए, अच्छा बताओ, विशेषता अगर कहना हो, विशेषता को हम महत्व के रूप में भी इसको हटा दे क्या, ठीक है, इसको डिलीट नहीं करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। विशेषताएं, अच्छा तो डीपीएसपी की विशेषता की बात किया जाए, सबसे सुंदर जो इसकी विशेषता मुझे लगती है कि सरकार की नीति निर्माण में आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब हम डीपीएसपी जो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर कैसी न्याय की बातें हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डेप्रीव्ड क्लास का जो क्या है, जो डेप्रीव्ड क्लास के लोग हैं, ठीक है, उनकी हित की बात करता है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी सरकारें होंगी वो सरकार नीति निर्माण जब पॉलिसी मेकिंग करेगी, ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग का आधार क्या बन जाएगा, बताइए। अब यहाँ पर पॉइंट गुथते रहिए, ठीक है। नीति निर्माण में क्या है आवश्यक,
ठीक है। पॉइंट नंबर 2, और क्या हो सकता है, इसकी विशेषता और क्या है? अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है कि कोई भी सरकार जब आएंगी, कोई भी सरकार जब आएगा, चाहे वो मेजोरिटी में हो या मेजोरिटी में ना हो, क्या वो बहुमत की तानाशाही दिखा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि नीति निर्माण का आधार अगर डीपीएसपी है, ठीक है, तो सरकार जो भी पॉलिसी बनाएगी उसके लिए आधार क्या बन जाएगा, ठीक है। तो भले ही वो अपने शासन के रूप में ताकतवर दिखता हो, लेकिन काम कर क्या रहा है, वह न्याय की काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुमत की तानाशाही से क्या करता है, यह बचाता है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि डीपीएसपी जो है लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है? ढूंढिए किताब में, हम लोग किताब से ढूंढ रहे हैं, इसकी भावना से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिए, बहुमत की तानाशाही से बचाव, ठीक है। बहुमत की तानाशाही से बचाव का मतलब ही क्या है कि यह क्या है, लोकतंत्र का, या ऐसे लिख दो, भारत है तो लिख दो भारतीय लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। इट इज ए प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसकी विशेषताएं और क्या हो सकती है? वही सिंपल सी बात है, कौन सी? वंचित वर्गों के हितों का समावेशन, ठीक है। वंचित वर्ग है, उसकी हितों का समावेशन कहां दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण क्या है, पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है, राइट। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये भारतीय कल्चर का भी प्रोटेक्टर है, भारतीय संस्कृति? क्यों? आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में है ही क्या, ठीक है। उसमें कहता है क्या, टू प्रोटेक्ट आवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब जो ऐतिहासिक भवन है, स्मारक है, उसका क्या करना है, ठीक है। और ये सब किसके पार्ट हैं, कल्चर के, ठीक है। अब ये कहीं न कहीं ये जो है आर्किटेक्चर, जो कल्चर मतलब क्या है आपका, जो आर्किटेक्ट आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या बोल, आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट है आर्किटेक्चर, ठीक है। और इसी आर्किटेक्चर में जो आप कई प्रकार के जो है स्तूपा कुछ जो आप लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, इसकी क्या करना है, सुरक्षा करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति को जो है वह क्या करता है। अच्छा, जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, जब आप संस्कृति की विशेषता पढ़ते हैं, संस्कृति का महत्व समझते हैं, तो वहाँ एक बहुत फेमस लाइन लिखाई जाती है कि यह भारतीय जो कल्चर है, यह कहीं न कहीं एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। कैसे? ये एकता अखंडता, हम कल्चर को बचाएंगे तो एकता और अखंडता पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। हम भले ही क्या है, अलग अलग पहचान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हम अलग किसी राज्य के साथ जुड़े हुए हैं, किसी कास्ट के साथ जुड़े हुए हैं, किसी रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भारतीय संस्कृति की बात आती है तो हम सभी कहते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा सिर्फ नदी है या हमारी संस्कृति है, ठीक है। कुंभ एक सिर्फ मेला है या हमारी संस्कृति है, ठीक है।
आज बताओ, भले ही लोग जो है अलग अलग क्षेत्र से जा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज स्टेशन पर सबके साथ वह दोस्ती, सामूहिक बंधुत्व, ये सब इसका क्या है? ये कुंभ के होने से लोग, बिहार के लोग मिल किससे रहे? बंगाली से मिल रहे हैं। लोग मिल किससे रहे? हरियाणवी से मिल रहे हैं। लोग मिल किससे रहे हैं? साउथ इंडियन से मिल रहे हैं। लोग मिल किससे रहे हैं? फॉरेनर से मिल रहे हैं, विदेशी से मिल रहे हैं। ठीक है, हमारी बीच में क्या बढ़ रही है? बंधुता। हम जब वहाँ से लौटते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं? हम उस देश के नागरिक है जिस देश में गंगा बहती है, उस देश के नागरिक है जहाँ गंगा यमुना तहजीब है। हम उस देश के नागरिक है जिस देश में ताजमहल है। ठीक है, हम उस देश के नागरिक है जिस देश में क्या है? राम रहीम। ठीक है। अच्छा, तो ये सब चीजें भले ही जो है मतलब ये भावनात्मक शब्द हैं, लेकिन ये भावनात्मक शब्द जो है कहीं ना कहीं हमारे बीच में एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में क्या है? सहायक है। ठीक है, और ये संस्कृति का पाठ किससे जुड़ता है? तो आप इसको लिखने चलिएगा तो यहाँ एक डायमेंशन ही, यहाँ पे एक डायमेंशन खुलता चला जाएगा। ठीक है, और मेरा जो सोच है ये है कि आपका पेन कहीं रुकना, मतलब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट भुला गए तब लग गए सोचने की अब बताइए। ठीक है, आप एक पॉइंट छोड़िए, आपके कई सारे पॉइंट्स हैं लिखने का और सबसे मजबूत आधार है। ठीक है, अब पॉलिटी को आप डेमोक्रेसी दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए पर्यावरण, तो यहाँ पर लिख डालिए संस्कृति की क्या है? ये सुरक्षा कैसे? देखिए, दो शब्द हैं, खासकर हिंदी में तो बहुत समस्या है भाई। सुरक्षा एंड संरक्षण। अब एक बात समझ में आती है, पहला, अप्रोच के स्तर पर दोनों क्या है? समान है। ठीक है, अप्रोच के स्तर पर देखिए दोनों अपने आप में क्या है? सुरक्षा करना है, मतलब उसको बचा के रखना है। संरक्षण, ठीक है। अब ये जो है सुरक्षा जो है एक इंडिविजुअल होती है। ठीक है, ये इंडिविजुअल कंसेप्ट के लिए यूज में आता है सुरक्षा, दैहिक सुरक्षा, प्राण की सुरक्षा। ठीक है, लेकिन जब जो कलेक्टिव अप्रोच पे बात करते हैं तो उसके लिए संरक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, सामूहिक स्तर पर। समाज कैसे? बातों को क्या क्या बताए? अप्रोच दोनों का क्या है? समान है। ठीक है, लेकिन ये अप्रोच का डायरेक्शन कई हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, कलेक्टिव हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे आर्टिकल 2 में क्या है? एडमिशन एस्टैब्लिश। दोनों का भाव क्या है? नए राज्य ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन उसका क्या हो गया? मतलब डायरेक्शन अलग अलग हो गया। जब डायरेक्शन अलग हो गया तो उनके शब्द अलग अलग यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल अप्रोच को दिखा रहे हैं आप, तो आप कोशिश कीजिए सुरक्षा को दिखाएं, लेकिन जब कलेक्टिव, समाज का सुरक्षा से अच्छा शब्द क्या है? समाज का संरक्षण। ठीक है, अब ताजमहल एक सिर्फ आपका नहीं है, गंगा सिर्फ आपका थोड़ी है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ताजमहल का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, घर में दादी माँ सिर्फ आपकी थोड़ी है। आ रही बात समझ में? ये सब तो देखिए क्या है, ये सब जब कई प्रकार के आप पढ़ेंगे, पेपर्स, मैगजीन, एडिटोरियल, तो ये सब चीज़ें बाहर निकल के सामने आती है। ठीक है, ये सब चीज़ें, और ये चीज़ें पढ़ाई जाने वाली चीज़ नहीं है। ये सब क्या है, खुद पढ़ते पढ़ते खुद आत्मसात होती है ये सब चीज़ें। कहीं पे आपको कोई ना, यहाँ पर शब्दार्थ लिखा गया, कोई ऐसा कोई किताब है जहाँ पे शब्द का ही अर्थ है अलग अलग। ठीक है, ये तो क्या है, अप्रोच, वर्ड का जो शब्द है वो क्या है? वाक्य का ही तो गुलाम है। ठीक है, वाक्य के आधार पर शब्द का मतलब बदल जाते हैं। ठीक है, हाँ चले। उसके बाद आप देखिएगा कि इसका अगर महत्व की बात करें या विशेषता की बात करें, तो इसकी विशेषता जो सबसे फेमस विशेषता है, यह क्या है? इनफॉर्सेबल नहीं है। यह क्या है? यह क्या है? गैर
परिवर्तनीयता, परिवर्तनीयता मतलब ये क्या है? इट इज नॉट इनफोर्सेबल। यह क्या है? गैर परिवर्तनीयता। ठीक है जी। अच्छा बताओ, अच्छा आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह विदेश नीति भी सिखाती है? ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या है? आपको इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना है। ठीक है, और इंटरनेशनल पीस, अच्छा सिंपल सी बात है, ऐसी बातें क्यों बोला जा रहा है? रशिया यूक्रेन के बीच में जो क्या है विवाद चल रहा है, क्या इसका भारत पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ठीक है, विदेश के स्तर पर अगर क्या बढ़ जाए, इंसर्जेंसी अगर बढ़ रही है, ठीक है, अगर इंसर्जेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सप्लाई चेन पर। ठीक है, अब सप्लाई चेन जब बिगड़ेगा तो सिंपल सी बात है, बाजार में वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप देखिएगा हाल के दिनों में, चाहे वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेश के लगभग हर देश में देखिएगा महंगाई क्या हो गई है? राइज कर गई है। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है? महंगाई के बढ़ जाने से क्या होगा? महंगाई के बढ़ जाने से हमारा जो खरीदने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो जाएगी? जो पीपीपी जो है आपका घट जाएगी। और ये पीपीपी के घट जाने से क्या होगा? जब खरीदने की क्षमता जब घट जाएगी, ठीक है, तो बताओ हम सब्जी में एक ही प्याज देंगे या दो को प्याज, 2 3 4 5 प्याज डाल देंगे, या प्याज बिना प्याज का ही काम चलाएंगे? ठीक है, हम प्याज लहसुन अदरक सब्जी में छोंका मारते ही रहेंगे पहले की तरह, या सब्जी में छोंका मारना कम कर देंगे? अरे बताओ, अब ये प्याज लहसुन अदरक उगाने वाले जो किसान हैं, इसका हौसला बुलंद होगा या यह अंदर से टूट जाएंगे? कैसे कैसे? अब आप उपजा लिए, मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं है, आप जो है क्या हो गए, आप उपजा रहे हैं, उसकी कीमत 80 रुपया है। टमाटर, अब बताओ टमाटर देख करके, ठीक है, 100 रुपये का टमाटर है, तो मतलब खरीदने को लेकर लालायित हो रहे हैं हम, या टमाटर देखकर बचकर निकल रहे हैं? खरीदने वाले के लिए तो ये है सर, मगर उगाने वाले का तो बढ़िया। अभी भी गोभी सर 5 रुपये। एक बात देखिए बताते हैं, देखिए 2 बातें हैं। अर्थव्यवस्था को जब आप भारत के लिए जब आप प्रयोग करते हैं, जब सिंपल सी बात, जब आप पढ़ेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि एक 2 शब्द है, एक है इकोनॉमी और एक है इकोनॉमिक्स। ठीक है, भारत में चूंकि हम कहते हैं इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, मतलब अर्थ का मतलब क्या? रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज के रेगुलेशन के लिए कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। जब सिद्धांत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, जब उसका रेगुलेशन समझते हैं तब कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, तो सिद्धांत भारत में एप्लीकेबल है या नहीं? ठीक है, पहली बात, जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, यहां पर जो प्रैक्टिकल क्या है अर्थव्यवस्था है, क्या यह आर्थिक या हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र के साथ सम्मिलित है या नहीं? आप देखिएगा जो अर्थशास्त्र के जो कंसेप्ट है वो सब के सब कहां से लिए? यूरोपियन कंसेप्ट है। ठीक है, यहां पर किसान, सिंपल सी बात है, जब आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि महंगाई मतलब वस्तु की कीमत बढ़ जाने से फायदा किसको होना चाहिए था? किसानों को। ठीक है, लेकिन यहां वस्तु की कीमत बढ़ ही कब रही है? 2 कारण हैं। एक, जब बाजार में कालाबाजारी हो जाए। ठीक है, कालाबाजारी। एक क्या हो? उत्पादन कम। उत्पादन कम होने के पीछे कई कारण हैं। मौसमी घटना, नेचुरल हैजार्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उत्पादन कम होने का नेचुरल हैजार्ड से जोड़ सकते हैं, या मनोबल कम हो जाने से। मनोबल कम,
ठीक है। अच्छा, उत्पादन कम होने का एक और कारण हो सकता है शहरीकरण। शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव से भी क्या हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। तो एक है आपका काला बाजारी, एक उत्पादन कम, एक है उसका क्या चीज, जब विदेश देशों के स्तर पर गतिरोध पैदा हो जाए। अब जरा सा बताइए कि एक ही नियम क्या सभी पर लागू हो जाएगा? हम प्रतिफल देख रहे हैं, कीमत बढ़ना, हम कॉज नहीं देख रहे हैं। ठीक है, हम कॉज, अब कीमत बढ़ने के कई कारण हैं। आपका बुखार लगने का कई कारण हो सकता है वायरल फीवर, हो सकता है डेंगू, हो सकता है मलेरिया, हो सकता है टाइफाइड, हो सकता है कुछ और रोग हो, टीबी में भी बुखार लगता है। अब जैसा बताइए, एक ही दवा खा करके हर तरह का बीमारी आप ठीक कर सकते हैं? इसका मतलब ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। किसान को कब लाभ होगा? अब बताइए, शहरीकरण बढ़ रहा है, काला बाजारी बढ़ गया है, ऐसे में किसान को फायदा होगा क्या? अच्छा, तो किसान को फायदा कब होता? जब किसान और खरीदार दोनों का क्या हो जाता। तो फिर आप जब पार्लियामेंट कानून बना रहा था, जब बना के लाया, तब आप विरोध क्यों कर रहे थे? फिर दिल्ली को घेर क्यों लिए थे? फिर आप तो दिल्ली को जला क्यों रहे थे? फिर आखिर जो इसमें जो एक नैम आया था, पढ़ना भी, देखिए ये सब मुद्दा पढ़ना है, हम थोड़ी पढ़ा, मतलब हम तो क्या पॉलिटिक्स के छोटे से टीचर हैं। हाँ, बशर्ते बस ये है कि थोड़ा सा मेरा देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। ठीक है, हम किसी चीज़ को कहे हुए बात को सुनकर अडॉप्ट नहीं करते, हमको प्रैक्टिकली देखते भी क्या हो रहा है, वाकई में क्या कारण है। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन बढ़ने से कैपिटल मार्केटिंग, जो अब एग्रीकल्चर में कैपिटल मार्केटिंग जो बढ़ रहा था, इसका फायदा क्या था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आया था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या था कि आखिर ये आलू का काम सिर्फ गोभी में थोड़ी डालना है, आलू का काम सिर्फ जो है कटहल में थोड़ी बनाना है, आलू का काम कई है जो चिप्स बनाना है। ठीक है, तो किसान जो है उस आलू को चिप्स फैक्ट्री तक ले जाने में क्या सक्षम नहीं है। अब बिचौलिया का आ गया कंसेप्ट। बिचौलिया करता क्या है? जब उत्पादन होता है तब किसानों का आलू औने पौने दाम में खरीद कर रखता कहां पर है? वो कोल्ड स्टोर में। ठीक है, जब तक किसान का आलू उपज रहा है तब तक आलू का दाम क्या है? क्यों? उत्पादन अचानक बढ़ गया है। अब उत्पादन अत्यधिक बढ़ जाएगा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? मार्केट में गिर जाएगी। तो इसका लाभ जो है आम जनता को मिलना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ? एक बिचौलिया आया, उसको लेकर भाग गया। अब ये बिचौलिया जो है क्या करता है? किसान के साथ ही नहीं कर रहा है, वो कंपनी के साथ भी। अब किसान के पास आलू ही नहीं है, अब वो कंपनी डिपेंडेंट किस पर हो गई है? मतलब किसान भी किस पर डिपेंडेंट है? ठीक है, और कंपनी भी किस पर डिपेंडेंट है? बताओ, इस बिचौलियों को साइड कर दिया जाए, कंपनी ही कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, किससे? किसान से। लाभ होता है नहीं होता है? मतलब क्लास में कहते हैं एडजस्टिक बातें, जब बात आती है विपक्ष की तो आप दिल्ली घेर लेते हो। ठीक है, तो हर पहलू का जो क्या है, कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ निगेटिव्स हैं, और सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था रास्ता देता है, व्यवहारिक पहलू भी दिखाया जाता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? क्या आउट ऑफ सब्जेक्ट क्या? या हम बदनाम भी कहीं हैं तो इसी के लिए इसी के लिए। कुछ बच्चे उठा दिए सवाल कि सर देश में मतलब रुपए की कीमत क्या हो रही है, गिरती चली जा रही है, लानत है इस सरकार पर। समझ में आ गया कि भाई आप जो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं आप इकोनॉमी को नहीं समझ रहे हैं। सभी विषयों का जड़ क्या है? सभी विषयों का उद्देश्य कहाँ है? उद्देश्य क्या प्राप्त करना है? हम पॉलिटिक्स तो सिर्फ ये सब जो पढ़ रहे सब क्या दर्शन है, ये सब आपका क्या आदर्श है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आप ये संस्कृति का सुरक्षा क्यों कर रहे हैं?
ये तो ये बताओ क्या बोलते हैं एकता, ये सब आपकी क्या है, आदर्श है, ये सब आदर्शवादी बातें हैं, ठीक है। लेकिन ताजमहल के कारण लोगों का आगरा जाना आना जाना बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है, लोगों का आना जाना। फिर जब भी आप ऐसे सवाल में फंसे तो आप इसको एग्जाम्पल सेट कर लीजिए कि गांधी मैदान हमारे, देखो बिहार तो क्या विरासत से भरा पड़ा है। देखिएगा सरकार बिहार सरकार पर यही दबाव होता है कि आपके पास जो क्या हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग्स हैं, जो कल्चरल वैल्यूज है, उस सब का आप राइज कीजिए, ठीक है। अब गुजारो ना सिर्फ गुजरात में, तो गुजरात में ही क्यों गुजारे, अरे आप बिहार में गुजारिए। बिहार को बदनाम किया है किसे, देखो बिहार टूरिज्म का क्या है, यहां पर तो भाई बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों क्या हुए हैं, ठीक है, मगध, ठीक है। हम लोग क्या है, पाटलिपुत्र जो कभी राजधानी हुआ करता था, ठीक है। अच्छा इतना सारा यहां पर कल्चरल क्या है, बबल्स हैं, इसका मतलब बिहार को पूरे भारत में नंबर 1 पे होना चाहिए था राज्य का इनकम में, लेकिन बदनाम किया गया है। क्या चाहिए कि आइए ना बिहार में, अब बताइए ऐसे कंडीशन में कौन आएगा, ठीक है। अब ये सब सारी चीजें जो हैं, लेकिन इसका अपोजिट कर दीजिए कि सोचिए ना कि महात्मा स्वतंत्रता आंदोलन अपने आप में क्या है, उसकी गांधी इसकी शुरुआत कर कहां से रहे हैं वो, ठीक है। मतलब चंपारण का जो तुम्हारा क्या है मटन, वो दिल्ली में बिक रहा है। चंपारण मटन सिर्फ मटन नहीं है, कल्चर है। अहुना मीट जो है सिर्फ अहुना मीट कहते हैं उसको, ठीक है। जो चंपारण मटन उसको अहुना मीट कहते हैं, जो बनाते हैं ना घरा में, हाँ हांडी जो बनता है, ठीक है। ये कल्चर स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका फायदा सिंपल सी बात है, वही जो मेरा सबसे फेमस एग्जांपल, गांधी मैदान में गांधी का धोती टंग जाए, गांधी मैदान में गांधी का स्टैचू लगाने से लोगों का वहां पर आना नहीं बढ़ेगा। गांधी को देख देख कर बोर हो चुके हैं, ठीक है। गांधी के द्वारा यूज किया गया सामान वो अपने आप में क्या है, गांधी की छड़ी, गांधी का खड़ाऊं, गांधी का धोती, ये सब जो है उसको दिखाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसका सीधा प्रभाव एयरपोर्ट का रस बढ़ जाना, एयरपोर्ट से गांधी मैदान के बीच में ऑटो रिक्शा टेम्पू, ठीक है, लोग आएंगे तो सीधे, ये तो नहीं कि एयरपोर्ट से निकलेंगे और ऑटो में घुस जाएंगे, वो आएंगे पटना चाहते हुए घूमेंगे, देखें चाय भी पियेंगे, चाय का दुकान लगेगा, जो गुटखा खाने का क्या है शौकीन है गुटखा खाएंगे, ठीक है। कुछ लोग वहाँ ही रुक जाएंगे, होटल्स खुलेंगे, खाना खाएंगे, लॉजिंग फूडिंग, इतनी सारी क्या हो जाएंगे उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हैं। अब बताइए कल्चर का प्रोटेक्शन, आदर्श को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, या अर्थ कमाना है, अर्थ कमाना है, ठीक है। ये हम जो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस का, हम इंटरनेशनल पीस की बात कर क्यों रहे हैं, अगर ये सप्लाई चेन बिगड़ जाएगा, महंगाई अगर, तो जनता का रुझान सरकार के साथ होगा या सरकार के खिलाफ होगा, सरकार मजबूत होगी या सरकार कमजोर होगी। सरकार जब कमजोर होगी तो पॉलिसी मेकिंग का कार्य रफ्तार से बढ़ेगा या रफ्तार गिर जाएगा, ठीक है। इसके लिए होना क्या चाहिए, गुट निरपेक्ष। हम लोग विदेश नीति में हम लोग का क्या है, हम किस नीति को अपनाएं, गुट निरपेक्ष। आप जो कहते हो कि ये जो आपका जो क्या है डीपीएसपी है, क्या ये आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट है, तो नहीं, आपको बताना पड़ेगा। एक तरफ पीस की बात लिख रहे हैं तो पीस लाने के लिए काम भी कर रहे हैं, क्या चीज, कि मेरे दोस्ती रसिया के साथ ही नहीं यूएस के साथ भी होना चाहिए। अभी आजकल एक बहुत बवाल छिड़ा हुआ है कि डिपोर्ट किया जा रहा है। अब सरकार पर उंगली उठा रहे हो, ठीक है, सरकार का पक्षधर नहीं है, लेकिन आपके लिए राष्ट्रवाद है, अमेरिका के लिए नहीं है,
जो भी लोग डिपोर्ट होकर आ रहे हैं, क्या आप जानने का प्रयास किए कि आखिर वो वहां तक पहुंच कैसे रहे हैं? एक बात तो क्वेश्चन मार्क है, सरकार पर क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि यहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब काम पर उंगली उठा रहे हैं कि भारतीयों को हथकड़ी लगा करके जो है वहां डिपोर्ट किया जा रहा है, क्या सोचिए तो जो उसको भेजा है वो कितना रुपया लिया है और अमेरिका फ्री में उसको कहां तो छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, और ये तो समझिए कि अमेरिकी का मजबूरी है कि भारत के साथ रिश्ता उसको बना के रखना है, क्योंकि बगल में कौन है, चाइना है, इसलिए वो डिपोर्ट कर दे रहा है, इंडिया तक लाकर छोड़ दे रहा है। वरना वो वहां पर उसको अधिकार है कि वो जिंदगी भर वहां पर आपको, ठीक है, फिर आपसे पैसा मतलब काम भी करवाता, पैसा भी ना देता, फिर आपकी राइट टू लाइफ खत्म हो चुकी होती, ठीक है। ये तो सही, चलो गलत तरीके से पहुंच गया है तो अच्छे तरीके से वापस आ जा रहा है, ठीक है। अब चलो देखो आगे अगला टॉपिक क्या है। अब ये सब सारी बातों का समझिए, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी यह कैसी लोकतंत्र को आधार दे रही है? यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को क्या दे रही है? वह आधार दे रही है। अच्छा बताओ, अगर विशेषता ना पूछ करके आपसे डायरेक्ट यही पूछ ले कि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करती है, विवेचना कीजिए, तो आप लिखिएगा क्या? इसे क्या है विशेषता और इसका महत्व? इसी पर अगला सवाल बन जाए, ठीक है, कि डीपीएसपी एक आदर्शवादी क्या है, पत्र है, तब आप क्या लिखिएगा? ये तो महत्व लिखना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इसके लिए किया गया काम लिखना पड़ेगा। जैसे मैटरनिटी लीव सरकार दे रही है, ठीक है, तो सरकार ये जो सिर्फ क्या है, यह सिर्फ एक सपना नहीं है, सपना को मूर्त रूप भी दिया जा रहा है। नरेगा, वही मनरेगा, मनरेगा क्या है? वही बेरोजगारों को क्या है, रोजगार देने का उपागम है, ठीक है। जनधन योजना, मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील, पंचायती राज का स्थापना होना, प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा ला रही गवर्नमेंट लाई ना, ठीक है। तो बताओ ये सब बातें सिर्फ संविधान में ही है या सरकार आए दिन इस पर कानून बनाती है, पॉलिसी बना रही है, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिसी जो बनाया गया, ये पॉलिसी इसको क्या दिखाता है कि यह सिर्फ आदर्शवादी पत्र है या इसको मूर्त रूप भी दिया जा रहा है, ठीक है। या डीपीएसपी कोई अमूर्त नहीं है, यह क्या है, इसको आने वाले समय में राज्य जो है इसको मूर्त प्रदान कर रही है अलग अलग योजना के साथ। बालिका पोशाक योजना क्या है? बालिका पोशाक योजना क्या है, ठीक है। आप इसको देखिएगा तो इसका एक पहलू थोड़ी है, यह विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या है, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को क्या कर रही है यह, ठीक है। समाज में समानता लाने की बात हो रही है। अगर शिक्षित जो है, शिक्षित अब सिर्फ पुरुष ही नहीं, अब शिक्षित महिलाएं भी होंगी, इससे क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी। तो बालिका पोशाक योजना सिर्फ एक योजना ना हो करके इसकी क्या है का चहुमुखी विकास का क्या है वो केंद्र है। नीतीश कुमार भले कुछ किया या ना किया गया हो, लेकिन उसके द्वारा महिलाओं के द्वारा जो किया गया काम है वो अपने आप में क्या है, सराहनीय है, ठीक है। कि 50% आरक्षण देना कैसे पंचायती राज में, ठीक है। बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, ठीक है। ये सब क्या है, मिड डे मील अपने आप में क्या है, पोषण स्तर को बढ़ाना। मिड डे मील सिर्फ पोषण स्तर को बढ़ाना है या फिर जो पिछड़े लोग हैं उसको शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या करना है,
अच्छा, इसका प्रभाव आज दिखेगा या आज से 40 साल के बाद दिखाई पड़ेगा? 40 साल 50 साल के बाद इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे इफिशियंसी को बराबर करने का, ये सब क्या है? इफिशियंसी को बराबर करने का एक मार्ग है। इफिशियंसी रात भर में नहीं आएगा। इफिशियंसी एक लंबे समय का क्या है? प्रयासों का फल है। ठीक है, तो बताओ, इसका जो टॉपिक है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित कर रही है, क्या अब इसको पढ़ाने की जरूरत है या फिर यहां से? ठीक है, उसके बाद क्या है? क्या यह आदर्शवादी पत्र है? क्या यह एक आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट है? तो नहीं, यह एक आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट ही नहीं, क्योंकि जो इसमें प्रावधान है, राज्य सरकार आने वाले समय में अलग अलग योजनाओं के साथ इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस आधार पर आप इसको जो है एक आदर्शवादी पत्र भी नहीं कह सकते। तो एक साथ कई सवालों को जो है यह, मतलब एक साथ कई सवाल को यह सॉल्व कर रहा है। साथ ही साथ एक और सवाल था, क्या था वो? क्या है ये? आदर्श? आदर्श मात्र है क्या ये? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी, राइट। इसमें पहला टॉपिक क्या है कि पहले ये तो जानो दोनों में क्या है अंतर। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी हम लोग लास्ट क्लास में ही बात कर चुके हैं कि दोनों के बीच में क्या है, क्या क्या मौलिक अंतर है। एक तरफ देखिएगा, ये क्या है आपका इनफोर्सेबल, ये आपका क्या है नॉट इनफोर्सेबल। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह जो क्या है, यह राज्य के विरुद्ध दिया गया अधिकार है। यह क्या आपको राज्य के द्वारा दिया गया अधिकार है। ठीक है, यह राजनैतिक, यह क्या है राजनैतिक और भौतिक विकास का सूचक है, जबकि यह किसका सूचक है? ठीक है, यह कहीं न कहीं संविधानवाद को स्थापित कर रहा है, तो यह कहीं न कहीं कल्याणकारी राज्य को स्थापित कर रहा है। तो यह तो एक क्या, इसका एक मौलिक क्या है, फंडामेंटल डिफरेंसेज है। लेकिन मेंस का सवाल यहां से ज्यादा कहां पर पूछता है वो सवाल कि दोनों के बीच रिलेशन को समझिए। ठीक है, रिलेशन में क्या क्या हो सकता है? या तो फंडामेंटल राइट्स बड़ा हो सकता है किससे? डीपीएसपी से, या फिर डीपीएसपी ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स। इसको समझना होता है कि दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, क्या दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट है, क्या एक दूसरे क्या है, यह पूरक है। मेंस का टॉपिक है ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार में हाँ तुलनात्मक पूछे कि तुलनात्मक विवेचना करे। ऐसे कंडीशन में जो है दोनों का अंतर लिखना स्पष्ट हो जाता है। फिर जब निष्कर्ष लिखना होगा तो निष्कर्ष कहां से लिखाएगा? फिर इसका फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच जो भी सवाल आ जाए उसका निष्कर्ष क्या होगा? एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अब ये जो आपका सवाल है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच, जब इसको समझते हैं हम लोग तो वो सारी केस है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा केस है? पहला याद है या भूल गए? पहला केस चंपकम दुराई राजन का मामला। चंपकम दुराई का मामले में क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने किसको ज्येष्ठ माना, किसको बड़ा माना? तो फंडामेंटल राइट्स ग्रेटर देन डीपीएसपी। तभी तो जाकर के कौन पार्लियामेंट ने क्या किया? फर्स्ट अमेंडमेंट कर डाला। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला जो केस और क्या पढ़ते हैं?
शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ का जल्दी क्यों पहुंच गया? शंकरी प्रसाद का मामला है, ठीक है। अब जब तक आप, अब जो है आपको करना क्या होगा कि आपको वो सारा केस देखना पड़ेगा जो हम कहां पढ़ चुके थे, आर्टिकल 13 और 368 के बीच में, ठीक है। इसी में अगला मामला क्या है? सज्जन सिंह का मामला है। सज्जन सिंह का मामला, इसी में अगला केस और क्या है? अब जाकर के आप लिख सकते हो गोलकनाथ, गोलकनाथ का केस। और गोलकनाथ के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, बड़ा है किससे? डीपीएसपी से। लेकिन अगला केस जो इसका आएगा वो क्या है आपका? केशवानंद भारती केस में। इसमें कौन सा मॉडल आया था? बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों के बीच में यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ता है कि कंडीशन है कि आप कहीं भी छेड़छाड़ हो सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के लिए डीपीएसपी या डीपीएसपी के लिए ध्यान बस ये रखना है कि किसका नुकसान नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बताओ केशवानंद भारती बनाम केरला का जो मामला है वो आगे आने वाले जजमेंट का क्या बन जाएगा? वो आधार बनेगा, फाइनल नहीं होगा यहां पर। तो आधार कौन सा बन रहा है इसके बाद? मिनर्वा मिल्स का मामला, जो क्या है 1980 का मैटर है। इसमें जो है कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच सामंजस्य और क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए, ठीक है। सामंजस्य व संतुलन होना चाहिए। अब अगला सवाल जो है कि पूछा गया क्यों आखिर, तो यह उन्नी कृष्णन का मामला है जब कहा गया कि यह दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। अच्छा बताओ, मुद्दा दो था, दोनों का रास्ता क्या रहा? एक ही रहा, ठीक है। क्यों ऐसा कि आरंभिक काल में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट किसका संरक्षण दिखाई पड़ता है? फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फंडामेंटल राइट्स को और डीपीएसपी के बीच में कैसा रिलेशन बताया गया? सामंजस्य और संतुलन का रिश्ता। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। यह क्या है? एक दूसरे के पूरक। अब देखिए होता क्या है कि जब हम ये डेवलपमेंट चूंकि नहीं पढ़े हुए रहेंगे 13 और 368 का, तब ऐसे सवाल जो है परेशान करते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पर इतना टेक्निकल क्या है यार चीजें हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पर भावनात्मक बातें लिखना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। तो भावनात्मक बातें समझने के लिए अच्छी बात है। जब आप लिखने मूर्त अमूर्त बातें लिख कर आएंगे तो उससे उत्तर मिलने वाला नहीं है। इसको मूर्त दे कौन रहा? ये सारे केसेस, ठीक है। अब बताओ इसका जब उत्तर लिखा जाएगा तो सिर्फ केस लिखकर आ जाओगे या मूल भाव के साथ केस का नाम बताओगे? आप पूरकता लिखोगे तो क्या ऐसा लिखोगे? उन्नी कृष्णन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दोनों क्या पूरक है, ऐसा लिखोगे क्या? नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा कि हमारे लिए एक तरफ जहां राजनीतिक विकास क्या है अनिवार्य है, तो दूसरी तरफ सामाजिक आर्थिक न्याय भी क्या है? आवश्यक है। अर्थात प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है यह क्या है? दोनों के बीच देह और आत्मा का संबंध है, जैसा कि उन्नी कृष्णन के मामले में इसे एक दूसरे के पूरक बताया गया। अब इसमें क्या अमूर्त बातें आपने एक तरफ क्या है, इसकी जो मूल भावना उसको आप लिख रहे हो
और साथ ही साथ अपनी बात को मजबूत करने के लिए केस कोर्ट कर दे रहे हो। आपकी बात तो काटी भी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट अगर उसको आप डाल देते हैं तो वहां पर नंबर काटने से पहले वो रुक जाता है। समझ रहे इस बात को? बिना केस का भी लिखा जा सकता है, लेकिन बिना केस का लिखने से क्या होगा, नंबर कटने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं, आपकी बातें मजबूत नहीं हो पाएगी। तो अपनी बात को मजबूत करने के लिए अनिवार्य क्या होता है कि ऐसे वर्डिक्ट को आप जो है केस के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो निष्कर्ष लिखना होगा तो क्या आप इसकी विशेषता को कोट नहीं कर सकते हो? या क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को आधार प्रदान करता है, या क्या है ये बताओ। जब आपको निष्कर्ष लिखना होगा तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स संविधानवाद को स्थापित करता है, तो वहीं डीपीएसपी राज्य कल्याणकारी राज्य को स्थापित करता है। कितनी सारी बातें हो सकती हैं। ठीक है, और ये सारी बातें तो बताओ, ये जो सारी बातें हैं ये हम आज नहीं सीख रहे हैं, हम पहले से सीख कर यहां तक आए हैं। ठीक है, बशर्ते बस इसको क्या करना है, कलम चलाना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज दूं डीपीएसपी पर। ठीक है, तो बताओ निष्कर्ष अब लिखा जाएगा या फिर एक दो क्वेश्चन लिख ही डालो, तो इस पर लिखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लोकतंत्र में या भारतीय लोकतंत्र को सामाजिक आर्थिक आधार प्रदान करते हैं। स्पष्ट करें। DPSP, Directive Principle of State Policy, gave social economical stagnant regarding Indian democracy। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक आदर्शवादी दस्तावेज है। आलोचनात्मक वर्णन करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्ट 4 looking like an idealistic document, question mark, critical examine। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो लिखा शायद इस बार दिया गया था ना, कौन सा सुप्रीम है ये था, तो ये क्वेश्चन नहीं है। एक और लिखो
राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार के संदर्भ में आलोचनात्मक वर्णन करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार के संदर्भ में आलोचनात्मक वर्णन करें। critical examine between fundamental rights and DPSP। एक क्वेश्चन और लिख डालो। ये सब देखिए, सब एक ही क्या है, खेत के मूली हैं ये सब